नमस्कार। आप सभी लोगों का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है और आप सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं। तो आज हमारे व्याख्यान का विषय है एक्सो प्लैनेट और जो जीवन के घटक होते हैं। क्या हम सौर मंडल के बाहर भी दूसरे ग्रहों की खोज कर पा रहे हैं? अगर हम दूसरे ग्रह जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं, जिनको हम अमान्यतः एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, तो उनको हम आज के व्याख्यान में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि कौन से टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम लोग जो हमारे सोलर सिस्टम के आउटसाइड में जो हमारे दूसरे तारामंडल हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हो या दूसरी कोई गैलेक्सी हो, उनके तारामंडल के चारों तरफ जो ग्रह उस तारामंडल में घूम रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। और जो हमारी मनुष्य की एक इच्छा रहती है कि हम भी किसी नए ग्रह की खोज करें जहाँ पे जीवन की पॉसिबिलिटी हो, और हम उसके बारे में जानें और फ्यूचर में भविष्य में कभी ऐसा हो हमारी टेक्नोलॉजी, तो हम एक नया घर इस अथाह अंतरिक्ष में जान सकें और वहाँ पे उसकी स्टडी करके और वहाँ फ्यूचर में जा सकें। तो ये हमने बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी टेक्स्ट हैं हमारी, और हमारी इमेजिनेशन भी है जिसमें हम पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हैं, संभावनाओं को कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी कोई ग्रह हो सकते हैं क्या। तो ये ग्रह जो हैं सौर मंडल से दूसरे तारों के इर्द गिर्द घूमते हैं, और क्या हम उनके बारे में जानते हैं और कितना हम उसके बारे में जानते हैं, और यदि हम कुछ अगर जानते हैं तो क्या वहाँ पे जीवन कायम रख सकते हैं, और जीवन को उत्पित होने के लिए और कायम रखने के लिए उस ग्रह की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो हम इनके बारे में आज इस व्याख्यान के जरिए थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हम अपने सौर मंडल के बारे में तो जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में अभी 8 ग्रह हैं, और ये सूर्य के चारों तरफ एक निर्धारित ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसमें आपका मरकरी से लेके अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है। बट जो हमारे अंतरिक्ष में मिल्की वे जो हमारी ब्रह्म गैलेक्सी है, उसके जो तारे हैं उनके चारों तरफ कोई ग्रह घूमता है उसकी ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो उसको हम एक्स्ट्रा सोलर ग्रह या एक्सो प्लैनेट कहते हैं। और मिल्की वे जो हमारी मिल्की वे है उसमें आकाशगंगा में बहुत सारे ग्रह तारे हैं, और उन तारों में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आप इसमें जो हमारे वेरियस टेलीस्कोप्स हैं और दूसरे सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें ट्रैपिस्ट एक बहुत ही पॉपुलर है जो हमारी पृथ्वी के समान ही ग्रेविटी और जो हमारी डेंसिटी होती है उसको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। और इन टेलीस्कोप की मदद से अभी हमने कम से कम 5,000 जो एक्सो प्लैनेट हैं उनकी डिस्कवरी हम लोग कर चुके हैं। और ये 5,000 एक्सो प्लैनेट हमारे 3,000 जो तारे हैं उनके ऑर्बिट में रहते हैं और उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। और इन 5,000 एक्सो प्लैनेट्स के अलावा 8,000 और ऐसे हमें एक्सो प्लैनेट मिले हैं जिनकी अभी पुष्टि करना बाकी है, क्योंकि हम पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निक से, जो हम आज इस व्याख्यान में देखेंगे कौन से मेथड से, कौन से प्रकारों से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
तो उन 8,000 की अभी पुष्टि होना बाकी है, जिसमें दुनिया के जो अलग अलग साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे इसरो के भी जो लोग हैं, वो जो डेटा आता है टेलीस्कोप से उसको एनालिसिस कर रहे हैं। और अभी 8,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ्यूचर में पुष्टि की जाएगी कि ये असली में एक्सो प्लैनेट है या कुछ और है। तो ये हमारे टोटल एक्सो प्लैनेट्स हैं जिनकी जो डिस्कवरी अभी तक हो चुकी है। 5,000, जैसे मैंने बताया, 5,000 के करीब एक्सो प्लैनेट ऑलरेडी हो चुके हैं और 8,000 एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी होना अभी बाकी है। तो उसमें से हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 प्रकार से, जो उनके साइज़ होते हैं एक्सो प्लैनेट के, उसके हिसाब से हम लोग उनको महाकाय गैस, जिसको गैस जाइंट भी बोलते हैं। और जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर है, सैटर्न है, तो वो आउटर जो प्लैनेट्स हैं उनको गैस जाइंट्स की तरह होते हैं। दूसरे नेपच्यून की तरह रहेंगे, और कुछ पृथ्वी से थोड़े बड़े पर नेपच्यून से छोटे, तो उनको हम सुपर अर्थ की तरफ बोलेंगे। और जो चौथी प्रकार है वो स्थलीय या पृथ्वी एनालॉग या टेरेस्ट्रियल और अर्थ एनालॉग, जो पृथ्वी की तरह का उनका साइज़ है, उनका जो डेंसिटी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये पृथ्वी की तरह के जो एक्सो प्लैनेट्स हैं। तो ये टोटल 5,000 में से जो हमारे पृथ्वी की तरह जो वाले जो हैं वो बहुत अभी कम हैं। तो ये इनका जो ऑर्बिटल पीरियड है, उस जो उसका पेरेंट तारा है उसके इर्द गिर्द वो कितना समय में घूमता है, और उसका साइज़ जो है रिलेटिव टू द अर्थ जो रेडियस है। तो ये अगर 1 की तरफ आएगा तो हमारा जो रॉकी प्लैनेट्स, जो हम हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मार्स हो गया, उसमें पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, और जो आपका मरकरी है, तो वो है। बट उसमें से भी अगर आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में, उसमें अगर कोई ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जैसे आपको जल हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जीवन की संभावना अधिक पाई जाएगी। तो ये जो हैं गैस जायंट्स की कुछ आर्टिस्टिक पिक्चर्स हैं जो टेलीस्कोप के द्वारा, जो हबल टेलीस्कोप है उनके द्वारा उनकी खोज की गई है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के बने होते हैं, और ये पूरी जो गैस है एक सॉलिड कोर होता है, उसकी चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। और ये मेजॉरिटी इनमें गैशियस कंपोनेंट रहता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हाँ, हमारे सौर मंडल में जुपिटर और सैटर्न है। तो यह अपने मूल तारे के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं, और इनका तापमान जो है 1,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ सकता है। तो अभी तक जो हमारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुई हैं उनमें 1458 तरह के गैसियस जाइंट्स जो हैं एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद जो है नेपच्यून की तरह जो बाहर वाले जो ग्रह हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। ये जस्ट 2 पिक्चर्स हैं HATP-26 और उसकी। तो ये जो डिफरेंट जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो इनका जो साइज़ जो है वो नेपच्यून और यूरेनस की तरह समान होता है, और इनका जो वायुमंडल में भी गैस होता है, पर जो इनका कोर होता है वो मेटल से, हैवी मेटल से बना होता है, और इस हैवी मेटल के कोर के चारों तरफ हाइड्रोजन और हीलियम इसमें सर्कुलेट होती है। इसका वायुमंडल बहुत ही अधिक घना होता है, और यहाँ पे घने बादल होते हैं। तो हम इसकी सरफेस की या उसके नीचे की प्रोब करना बहुत मुश्किल होता है।
तो इस तरह के अभी तक साइंटिस्टों द्वारा 1719 नेपच्यून लाइक एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। फिर हमारे आते हैं जो सुपर अर्थ हैं। तो ये जो सुपर अर्थ हैं ये अर्थ से तो बड़े हैं काफ़ी, बट नेपच्यून के साइड से थोड़े छोटे हैं। तो इनको हम सुपर अर्थ बोलते हैं। ये हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में पृथ्वी से 10 गुना अधिक बड़े हो सकते हैं। और कुछ में जो उनका सरफेस है वहाँ पे जल भी हो सकता है, और कुछ में स्नो भी हो सकती है, और कुछ में डेंस जो है अधिक घनत्व वाली गैस भी हो सकती है। तो इस तरह के जो सुपर अर्थ हैं 1516 हमने जो एक्सो प्लैनेट हैं इस कैटेगरी में अभी तक डिस्कवर किए हैं। और इनमें से जो पॉपुलर हैं वो केपलर 22b हैं, केपलर 69c हैं। तो ये एक उन्हीं में से एग्जाम्पल के तौर में ये अर्थ का पृथ्वी का साइज़ है, और ये केपलर सीरीज़ के जो सैटेलाइट जो हमारे दूसरे ग्रह हैं उनका साइज़ का कंपैरिजन इस स्लाइड में दिखाया गया है। फिर हमारे जो हैं एक्सो प्लैनेट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे हमारी पृथ्वी पे होता है या मंगल पे है या शुक्र या आपके बुध में है। तो इन इन ग्रहों में चट्टानें आपको मिलेंगी, पानी, कार्बन, सिलिकेट और अन्य तत्वों से ठोस सतह मिलेगी। और कुछ स्थलीय ग्रहों में जो डिस्कवर हुए हैं उनमें पृथ्वी से ज़्यादा पानी है, कईयों में पानी बिल्कुल नहीं है, सॉलिड रॉक के कंपोजिशन से बने हैं। और इनका वातावरण जो है, संरचना है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये असली में रहने योग्य हैं कि नहीं, जीवन पॉसिबल है, तो उसमें बहुत समय लगता है। और जो ये चट्टानी या टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी की साइज़ के कंपैरिजन में हैं, तो उनको जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो 186 इस तरह के प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया है। और सबसे पॉपुलर जो है उसमें ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम है प्लैनेट्स का, जिसका आकार और जो साइज़ है पृथ्वी से मैच करता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम इन जो एक्सोप्लैनेट हैं उनको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रहा था, वो तो हम लैंडर और रोवर वहाँ भेज रहे थे, पर जब वो उतर रहा था तो हमारा जो चंद्रयान 2 था, तो उसमें हमने हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगाए हैं जो हमें 30-35 सेंटीमीटर तक की जो इमेज देता है, तो उसके डेटाबेस में वो रहता है। तो उसके डेटाबेस से हमें पता लगता है कहाँ पे क्रेटर हैं, कहाँ पे नहीं हैं। तो जो चंद्रयान 3 उतर रहा था तो वो डेटाबेस से मैच करता है। तो वो एक मेजरमेंट टेक्निक है, हम उसमें रिमोट सेंसिंग से इमेजिंग कैमरा डालते हैं। पर जब हम पूरे यूनिवर्स को या जो हमारी मिल्की वे है, जब उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो बहुत सारे तारामंडलों से हमारे पास रोशनी आती है। तो उसमें से उन तारामंडलों की रोशनी से हट के कैसे हम लोग उसमें इमेज कर सकते हैं। तो उसमें 3-4 तरह के जो मेथड होते हैं उससे हम इन जो ये एक्सोप्लैनेट्स हैं उनका हम इमेजिंग या डिस्कवरी कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है डायरेक्ट इमेजिंग, कि डायरेक्ट इमेजिंग है जो आपका जो मेन तारा होगा उसकी तो लाइट जो होगी, जब आप टेलीस्कोप से या सैटेलाइट से उसको ऑब्ज़र्व करोगे तो बहुत ब्राइट होगा, और उसके आगे से अगर कोई तारा, कोई प्लैनेट गुजरता है तो उसके बारे में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इमेजिंग है। तो उसका एक जो एग्ज़ाम्पल है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो 1990 के दशक में जब फर्स्ट एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हुआ था, तो इससे हमने आइडेंटिफाई किया था। तो ये हमारे द्वारा जब गैलीलियो ने नया नया टेलीस्कोप बना था 16th-17th सेंचुरी में, तो गैलीलियो ने भी जो जुपिटर और उसके जो जुपिटर की चारों तरफ घूमने वाले उसके उपग्रह हैं, या जो डिफरेंट उसके मून हैं वहाँ पे जुपिटर के, तो उन्होंने इसी डायरेक्ट इमेजिंग मेथड से उसको आइडेंटिफाई किया था।
और इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक ही तारामंडल को बहुत देर तक उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो उसके ऑब्ज़र्व करते समय तो आप देखेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट उसके आगे से जा रहा है, तो अगर रिपीटेडली अगर वो किसी समय में घूमता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर दूसरा जो इस प्रक्रिया से जो ग्रह हमने डिस्कवर किए हैं, टोटल 55 ग्रह इस प्रक्रिया द्वारा, डायरेक्ट इमेजिंग द्वारा हमने डिस्कवर किए हैं। और जो सेकंड पॉपुलर मेथड है जो काफ़ी सक्सेसफुल है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट फोटोमेट्री या परागमन फोटोमेट्री। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी स्टार सिस्टम को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो जब वो स्टार सिस्टम के आगे से उसकी तो जो इंटेंसिटी है, क्योंकि वो तो अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर रहा है, तो वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है, हमें ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। तो जब भी उसके सामने से कोई ग्रह क्रॉस होगा, तो हम देखेंगे जो तारे से जो ओरिजिनल हमारी लाइट आ रही थी, ब्राइटनेस, वो जब वो उसके सामने से फील्ड ऑफ व्यू में से आएगा उस टेलीस्कोप के, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है उस समय की ड्यूरेशन में, जब वो अपने तारे के सामने से क्रॉस हो रहा होता है। तो अगर हम इसको रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस करें मल्टीपल टाइम्स, तब ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई प्लैनेट है। और इसकी जो टाइम और जो चेंज इन इंटेंसिटी है, इसके बेसिस पे हम उसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ का भी पता लगा सकते हैं। और उसमें दूसरे जो स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं, उसमें हम उसके कुछ केसेस में कंपोजिशन का भी पता लगाते हैं। तो इस मेथड को ट्रांजिट फोटोमेट्री बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इस मेथड के द्वारा टोटल 3752 एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी वेरियस जो टेलीस्कोप्स हैं उसमें की जा चुकी है। और तीसरा जो मेथड है उसको रेडियल वेलोसिटी बोला जाता है। तो ये डॉपलर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो कोई भी जब बड़ा ग्रह होता है, अपने तारे की तरफ वो परिक्रमा करेगा, तो वो जो अपना जो गुरुत्वाकर्षण होगा, तो उस गुरुत्वाकर्षण के कारण उस ग्रह में उसमें वॉबल आएगा या थोड़ा सा डगमगाएगा वो। और उसके कारण उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, उसके स्पेक्ट्रम में चेंज आता है। तो वो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो टेलीस्कोप से, अगर वो तारा आपकी तरफ अगर वो बढ़ रहा है, तो उसका जो रंग है वो नीला नज़र आएगा। अगर वो आपसे दूर जा रहा है, तो उसका रंग लाल हो जाएगा। तो इसकी स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जब कोई प्लैनेट, वहाँ पे कोई बड़ा प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट उस स्टार सिस्टम में है कि नहीं। तो इस डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से अभी तक टोटल 900 एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी की जा चुकी है। तो इसमें हम जब इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, एक तो है जैसे गैलीलियो करते थे कि आप अर्थ के सिस्टम में ही आप टेलीस्कोप से किसी स्टार सिस्टम को ऑब्ज़र्व करिए। बट अर्थ में क्या है कि एटमॉस्फेयर बहुत रहता है, हमारा जो वातावरण है उसमें से हमें बहुत फ़िल्टरिंग करनी पड़ती है। या फिर जैसे हमारे इंडिया में है इसरो में, तो उन्हीं जगह पे हमारे टेलीस्कोप हैं, नैनीताल में है, लद्दाख में है, जहाँ हमारा एटमॉस्फेयर में क्लियर रहता है, कोई डस्ट नहीं रहेगा नंबर ऑफ नाइट टाइम में। और जो वो एक क्राइटेरिया रहता है। तो अर्थ वाले टेलीस्कोप के अलावा तो हमारे जो स्पेस एजेंसीज हैं, उसमें हमारा इसरो है, जैसे एस्ट्रोसैट लॉन्च किया गया था कुछ साल पहले। और नासा है, यूरोपियन यूनियन का ईसा है। तो वो लोग स्पेस में टेलीस्कोप भेजते हैं ताकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्रॉब्लम आती है वो ना रहे। और हमें बेटर हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस जो उन तारामंडल की और उनके जो चारों तरफ ग्रह हैं, उनकी हमें जानकारी मिल सके।
तो उसमें से एक पॉपुलर जो टेलीस्कोप है वो केपलर स्पेस टेलीस्कोप है। तो इसमें जो है इसका जो हमारी जो मिल्की वे है, मिल्की वे में इसको मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसमें मिल्की वे में जितने भी स्टार्स हैं उनको उसको मैप करना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है, और उन स्टार्स में उन एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी करना है जो पृथ्वी के आकार के नज़दीक हों, और उसमें फिर खोज करना है कि कोई उसमें से ग्रह ऐसा है कि जहाँ पे जीवन की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक इस केपलर टेलीस्कोप ने 5,30,000 से ज़्यादा जो हमारे तारे हैं, हमारे गैलेक्सी जो मिल्की वे है, उसमें उसने उनको ऑब्ज़र्व किया है, और उन 5,30,000 तारों में उसने 2,662 एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी अभी तक केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने की है, जो हमारे अर्थ या हैबिटेबल जोन में पाए जाते हैं। फिर दूसरा एक हमारा स्पेस टेलीस्कोप है स्पिट्ज़र, जो इंफ्रारेड में भी काम करता है। तो इसका जो था बेसिक जो ऑब्जर्वेशन था, इसमें इसको सौर मंडल के अलावा एस्ट्रोनॉमी के लिए इसको बनाया गया था। बट इसने एक उल्लेखनीय खोज करी है एक एक्सोप्लैनेट की, जिसे हम ट्रैपिस्ट वन सिस्टम बोलते हैं। जो ट्रैपिस्ट वन तारा के चारों तरफ जो ग्रह हैं, उसने ये इसको डिस्कवर किया है। और इसके इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने जो अभी तक जो अर्थ लाइक जो हमारा जो फोर्थ कैटेगरी है, इसी टेलीस्कोप के थ्रू हमें उसके बारे में डिस्कवरी मिली है। फिर एक डेडिकेटेड था हमारा सैटेलाइट, उसको बोलते थे ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, यानी कि परागमन बाहर ग्रह सर्वेक्षण उपग्रह टेस्ट करके। तो इस इंस्ट्रूमेंट ने अंतरिक्ष दूरबीन का नेक्स्ट वर्जन था ये। तो इसने हमारे जो आकाशगंगा मिल्की वे है, उसमें छोटे जो हमारे तारे होते हैं उनके परिक्रमा करने वाले ग्रहों की इसने खोज की है। फिर जो लेटेस्ट हमारा जो मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी इसको बोला जाता है, बहुत महंगा भी है ये, और बहुत पैसे लगे हैं इसमें। मल्टीपल एजेंसीज़ ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे 25 दिसंबर 2021 के क्रिसमस वाले दिन इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट एक सब ऑब्जेक्टिव इसका एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी भी है। तो इसने फर्स्ट जो एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है वो इसी साल 11 जनवरी 2023 को इसने अपना फर्स्ट एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है। फिर फ्यूचर में एक मिशन होगा जिसमें यूरोप लीड ले रहा है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसमें नासा भी है और बाकी इंस्ट्रूमेंट स्पेस एजेंसीज भी हैं। ये भी इंफ्रारेड डोमेन में ही है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड में ही रहेगा ये। और ये वाइड फील्ड इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप रहेगा, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2027 तक इस स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च होगा, और ये नेक्स्ट डेकेड में जितनी एस्ट्रोनॉमी की ऑब्जर्वेशन होगी, ये मेन वर्कफोर्स रहेगा ये वाला टेलीस्कोप। और इसके अलावा और भी अदर बहुत सारे मिशंस हैं इसमें। अभी फ्यूचर में आप देखेंगे इसमें इसरो भी, अभी तो हम जो अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप हैं या जो ये टेलीस्कोप हैं, इनका डेटा सारे जो वैज्ञानिक हैं उनको अवेलेबल रहता है। तो हमारे जो फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो वैज्ञानिक हैं जो एस्ट्रोनॉमी में उसमें काम करते हैं, उन्होंने भी कुछ एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी करी है। तो फ्यूचर में हमारे इसरो से भी हो सकता है कि एक डेडिकेटेड स्पेस मिशन रहे विद आइदर इंडिपेंडेंटली और किसी और एजेंसी के साथ मिलके। तो ये अभी फ्यूचर के हैं, इसमें से हबल, स्पिट्ज़र, केपलर, टेस, जेम्स वेब, ये तो अभी चल रहे हैं। बट फ्यूचर में आप देखेंगे प्लेटो है, डब्ल्यू फर्स्ट है, तो ये इस तरह के फ्यूचर में मिशन रहेंगे। और न्यू वर्ल्ड
पल्स टेलीस्कोप, जो आपको इंफ्रारेड में, यूवी में या विजिबल डोमेन में इसको लॉन्च किया जाएगा। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले वाले आपको स्लाइड में बताया था, तो 5000 से अप्रॉक्सीमेटली 5000 से करीब हम लोग एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी कर चुके हैं। बट उसके अलावा अभी 8000 के और प्लैनेट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, बट उनको अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि आप एक बार बड़े टेलीस्कोप से देखते हैं, फिर उसकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन लेनी होती है तारामंडल की, जो जो क्राइटेरिया हमने आइडेंटिफाई करे थे अदर मेथड में या उनकी क्लासिफिकेशन में, कि उनको हम हाँ 100% श्योर हैं कि अब हम इसको एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में डिस्कवर कर चुकते हैं, कर सकते हैं। तो उसमें एक ही टेलीस्कोप से नहीं, मल्टीपल टेलीस्कोप से सेम तारा और उस स्टार और उसका जो प्लैनेट है उसको मल्टीपल टाइम मल्टीपल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है। जब सारे ऑब्जर्वेशन मैच करते हैं तब इसको हम कंफर्म करते हैं कि हाँ ये एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में आ सकता है। फिर जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि नाम हमने दिए हैं कुछ, तो ये नाम कैसे दिए जाते हैं इन एक्सोप्लैनेट्स के, हमने तो हमारे जैसे शास्त्रों में लिखा है, तो हमें पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, तो ये है। फिर हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज़ हैं जो नाम रखते हैं, तो उन लोगों ने एक साइंटिफिक इसको मेथड अपनाया है नाम देने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है नाम देने के लिए इसमें पहले इसको जो है ये नाउन इसमें जो होगा, ये वाला जो शब्द होगा ये बताता है उस तारे का, जिस तारामंडल के चारों तरफ वो जो ग्रह है जो घूम रहा है। तो जैसे ये एक नाम दिया गया है केपलर 69। तो केपलर जो 69 है, ये आपका नंबर डिनोट करता है, ये आपका 69 इसमें प्लैनेट्स हैं। और जो सी है, जो मेन तारा होता है उसको बोलते हैं हम ए, और उससे तारे से जैसे आप चारों तरफ घूमेंगे तो जो बी होगा, जो फर्स्ट प्लैनेट जो होगा उसको हम बी बोलेंगे, जो सी होगा वो सेकंड प्लैनेट होगा तारा मंडल से। तो इस तरह से इसकी नेमिंग फॉलो की जाती है। तो जैसे ये है 255 कैंसर डी, तो ये शो करता है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है ये 55 सेंचुरी है, ये कॉन्स्टलेशन ऑफ कैंसर में है। और डी करता है कि ये थर्ड प्लैनेट है उस स्टार सिस्टम के। ट्रेपेस्ट वन भी है, तो वो जो एक्सोप्लैनेट है वो ट्रेपेस्ट वन स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, और ये अपनी कक्षा से पहला ग्रह है, क्योंकि ए तो हम मेन स्टार को देते हैं, जो बी है वो सेकंड फर्स्ट को बोलेंगे, सी सेकंड को बोलेंगे। तो उसी तरह से अगर हम अपने अर्थ को इस प्रणाली द्वारा अगर नाम देना चाहें, तो उसका जो नाम होगा उसका नाम होगा सन, और पृथ्वी जो तीसरा ग्रह है सन डी। तो सन और डी जो होगा हमारा इस प्रणाली द्वारा अर्थ का नाम दिया जाएगा। फिर अब हमने इतने हज़ारों एक्सोप्लैनेट्स को तो ढूंढ लिया। अब ढूंढने के बाद नेक्स्ट क्या है कि क्या उन प्लैनेट्स में, जैसे हमारे सौर मंडल में अभी सिर्फ पृथ्वी पे हम रह रहे हैं और पृथ्वी में ही पूरा जीवन हम पाते हैं विभिन्न रूपों में, और अभी हम जो डिस्कवरी कर रहे हैं कि मार्स में कुछ बिलियंस ईयर्स अगो पानी बहता था और जीवन की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कुछ समय तक जीवन भी रहा हो। और जब हम किसी मून पे देखते हैं कि अभी सल्फ़र मिला है, फिर हाइड्रोजन, या फिर अगर पानी मिलता है, तो वो सस्टेनिंग के लिए फ्यूचर में जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसी तरह जब हम दूसरे तारामंडल के ग्रहों को भी जब हम डिस्कवर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा रहता है कि क्या वो जीवन को सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम उसमें देखेंगे कि अर्थ साइज़ वाले प्लैनेट कौन से हैं।
तो इसमें हम बोलते हैं इसको गोल्डी लॉक जोन भी बोला जाता है कि उसका जो साइज़ है वो अर्थ की साइज़ के कंपैरिजन में है, आइदर 0.5 आर या रेडियस जो है कंपैरिजन में, और 1.5 आर। और इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग स्टार सिस्टम है, जो आपका येलो या फिर वाइट ड्वार्फ या फिर रेड, उसमें भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का स्टार सिस्टम हो सकता है। और बहुत बड़ा अगर स्टार सिस्टम होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जैसे आप देख रहे हैं 7000 जो केल्विन। तो हमें जो हमारा सन है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 5000 6000 केल्विन के 6000 केल्विन के नज़दीक है। तो या तो वो हमारे सन की तरह हो जो पेरेंट स्टार है, या उससे थोड़ा छोटा हो। और जो उसका साइज़ है, तो जैसे ये है स्टारलाइट ऑन द प्लैनेट, सनलाइट रिलेटिव ऑन द अर्थ, तो ये एक हैबिटेबल जोन है जिसमें आपका टेम्परेचर और स्टारलाइट ऑन द सन। तो इसमें ट्रैपिस्ट वन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जिसमें हमें 3-4 ग्रह मिले हैं। उसके अलावा ये भी एक कंजर्वेटिव जोन है जिसको मार्स की कैटेगरी में हमें प्लैनेट की जो डिस्कवरी हुए हैं, तो उसमें हम जो जैसे मंगल ग्रह पे हम लोगों ने हिस्टोरिकली पुरानी झीलें या नदियों का कुछ हमने बहाव पाया है, तो हम इस जोन को थोड़ा सा अगर उस तरफ एक्सटेंड करें, तो ये जो गोल्डी लॉक जोन्स हैं, तो इसमें आपको 25% तक की एनर्जी तक और थोड़ा से ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस जोन में रिलेटिव टू द स्टार साइज विच इज़, जो आपका टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, और उस प्लेनेट में कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, उसके हिसाब से इस गोल्डी लॉक जोन में अगर हमें कोई एक्सो प्लैनेट मिलता है तो वो आइडियल कैंडिडेट माना जाता है। और डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा और सूर्य के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। तो फ्यूचर में भी अगर इसी दूरी में कोई प्लैनेट मिलता है जिसका साइज़ सन की तरफ है और साइज़ प्लैनेट का अर्थ की तरफ है, तो उसको हम पॉसिबली कोरिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है लाइफ होने की। और इसमें जो ट्रैपिस्ट सिस्टम है जैसे मैंने बताया, तो इसमें एफ और जी 3 ग्रह हैं ट्रैपिस्ट सिस्टम में, जो हमें रहने योग्य क्षेत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं इस ट्रैपिस्ट में, एफ और जी। और इसमें एक सबसे और महत्वपूर्ण बात होती है कि जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने में और उसको स्टडी करने में ये ट्रैपिस्ट सिस्टम का है। तो ट्रैपिस्ट सिस्टम में आप देखेंगे तो जो ई एफ और जी सिस्टम है, तो ये 3 कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है। ये एक्चुअल इमेज नहीं है, ये आर्टिस्टिक इम्प्रेशन बोलते हैं इसको। डिस्कवरी तो जैसे मैंने बताया आपको लाइट ट्रांजिट से या डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से या विजुअल मेथड से होती है, बट एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है जब आपने अप्रॉक्सीमेट साइज़ का पता लगा लिया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हो सकता है कि वहाँ पे जल हो और लिक्विड फॉर्म में हो, तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जीवन हो सकता है। और इसका जो पेरेंट स्टार है रेड ड्वार्फ की कैटेगरी में माना जाता है, और टोटल 7 इसमें एक्सो प्लैनेट्स हैं। तो ट्रैपिस्ट इसमें लोग आशा करते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे तरल पानी की डिस्कवरी हो। और ये सारे जो हैं, जैसे हम अपने मून को बोलते हैं कि टाइडली लॉक्ड सिस्टम है, तो ये जो स्टार सिस्टम है इसमें डिस्कवर ये हुआ है कि ये भी टाइडली लॉक्ड हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है गोल्डी लॉक जोन्स का, तो उसमें क्या है, टाइडली लॉक होने की वजह से इसमें जो टेम्परेचर की रेंज होगी मिनिमम और मैक्सिमम की, और जो ज्वार भाटा से या जो होगा वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। तो उन सिस्टम्स में भी हमें डिस्कवर करना होगा कि टाइडल लॉक होने की वजह से इसमें जो टेम्परेचर की वेरिएशंस होंगी उसमें क्या जल
आपका जो लिक्विड स्टेट में पॉसिबल है या फिर सॉलिड स्टेट में है, तो ये दोनों अभी डिस्कवरी के अभी करना इसका बाकी है। और इसमें हम क्या अभी वहाँ पे हमने आपने डिस्कवर तो कर लिया, तो क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं अभी? तो अभी जो है करंट टेक्नोलॉजी में जिसमें हम मोस्टली केमिकल वाले प्रोपल्शन यूज़ करते हैं, उसमें वो बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि वो लाइट ईयर्स दूर होते हैं। कि लाइट ईयर मीन्स जो एक, अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाएं, तो अगर आप एक लाइट ईयर बोलो तो 1 साल लगेगा लाइट को भी पहुंचने में, तो वो बहुत ही मल्टीपल लाइट ईयर्स से आपके दूर हैं। और कोई भी ऐसा हमारा प्रोपल्शन सिस्टम नहीं बन पाया है अभी तक जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। और जब आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल आपने कर भी लिया, तब आपका वो रिलेटिविटी और एनर्जी और मास का कंजर्वेशन है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। बट उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये थोड़ा सा एग्जांपल है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम लोग करते हैं कि सूर्य की जब लाइट आती है, तो जब हम प्रिज्म या कुछ लगाते हैं तो किस तरह से वो अलग अलग विजुअल स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट होती है, और मल्टीपल गामा रे से लेके रेडियो वेव तक हमें मिलती है। और जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं किसी लाइट को, और जब कोई प्लैनेट आएगा तो ये सर्वाइविंग लाइट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और ये मान लीजिए कोई एक्सोप्लैनेट है और इसका ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, तो जब उसमें से लाइट पास हो रही होती है, तो उसके हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्ज़र्व करते हैं। और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उसका जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का, वो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अगर वाटर मिल जाए, मीथेन मिल जाए, CO2 मिल जाए, तो इसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये एक लाइफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसको हम लोग लाइफ की पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कंफर्म कर सकते हैं। तो आपने जब एक्सोप्लैनेट कर लिया, उसके बाद जो ये एटमॉस्फेयर के थ्रू जो लाइट आ रही है, जेम्स वेब टेलीस्कोप में हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट हैं ऐसे जो इस तरह की डिस्कवरी करने के कैपेबल हैं। और अभी रिसेंटली डिस्कवरी भी किया गया था एक इसी तरह के प्लैनेट्स में उसके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का। तो जैसे मैंने बोला, अभी उसकी पॉसिबिलिटी जो है ट्रैवल की बहुत डिफ़िकल्ट है। बट जो एडवांस प्रोपल्शन है, जो सोलर सिस्टम के बाहर हम अगर जाना चाहें, तो कौन सा हम उसमें रॉकेट यूज़ करें। तो एक हमने, जब हम इसरो में ट्रेनिंग करने गए थे फ्रांस में, तो हमारी जो प्रोजेक्ट टीम थी उसमें सभी देशों के लोग थे, तो हमने छोटा सा प्रोजेक्ट किया था। तो उसमें हमने एक प्रणाली जो है उसको आइडेंटिफाई किया था। उसमें उसको बोलते हैं एंटी मैटर कैटलाइज्ड फ्यूजन प्रोपल्शन, जो आपकी बहुत हाई थर्स्ट देता है और स्पेसिफिक इम्पल्स भी 5 लाख सेकंड तक देता है। और इसके बेसिस पे हम .G की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं फ्यूचर में। बट इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आपके पॉजिट्रॉन्स को जनरेट करना, फिर मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना। तो आने वाले भविष्य में इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज रहेंगी, जिसमें आपकी न्यूक्लियर फिज़िक्स और जो प्रोपल्शन वाला जो कंपोनेंट है, उन दोनों को कंबाइन करते हुए, तो फ्यूचर में इस तरह के अगर बनते हैं अगले 20 साल 30 साल या इस पूरे 21st सेंचुरी में, तो ये हमें कुछ हद तक पहुंचाने में सक्षम है। और एक और टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत हाई थर्स्ट और इम्पल्स है, बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई ऐसी जो ये डायरेक्ट एंटी मैटर मैटर डायरेक्ट पार्टिकल एनिहिलेशन को सस्टेन कर सके। तो फ्यूचर में अगर होता है तो इस इम्पल्स से भी जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी और थर्स्ट और इम्पल्स जनरेट कर पाएंगे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में सक्षम रहेंगे हाई स्पीड के साथ। फिर ये हमारी टीम है जिन्होंने बनाया था। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसमें हमने इन प्रोपल्शंस को डिस्कस किया है, ये आप इस लाइब्रेरी, इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से देख सकते हैं। और हमारे को मोटिवेशन देने के लिए उस समय अपोलो के 50 साल भी कंप्लीट हुए थे। तो हमारी क्लास में जो सेकंड एस्ट्रोनॉट हैं मून पे जो गए हैं, बज़ एल्ड्रिन, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करे थे कि
मून पे जो करंट एक्सप्लोरेशन सिस्टम है कितना सही है, क्या करना चाहिए, और मार्स पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ और उसको यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो भारतवर्ष में है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो अभी हमारा अपना एक एस्ट्रोसैट है, पर उसका एक मेन जो है उसको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है, पर उसके थ्रू भी एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी की गई है। और जो माउंट आबू में है, राजस्थान में एक हमारी ऑब्जर्वेटरी है, उसका डेटा यूज़ करके भी जो ये ट्रांजिट स्कीम या जो डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके थ्रू जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं पीआरएल अहमदाबाद में, उन्होंने एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी करी है। और जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें इसरो है और आईएसटी है त्रिवेंद्रम में, वो फ्यूचर में इस तरह के टेलीस्कोप बना रहे हैं जो इन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको पिछले एनिमेशन में दिखाया था कि अगर एटमॉस्फेयर के थ्रू उस प्लैनेट की रेडिएशन आपके टेलीस्कोप तक आती है, जैसा कि एक इंस्ट्रूमेंट जेम्स वेब टेलीस्कोप में भी है, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाने की परिकल्पना और टेक्नोलॉजी पे हमारे जो आईएसटी है और जो इसरो के दूसरे सेंटर्स हैं वहाँ पे कार्य चल रहा है। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि हमारा भी एक डेडिकेटेड एक टेलीस्कोप होगा जो एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी के लिए रहेगा। और कुछ जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें न्यूक्लियर हैं, एंटी मैटर कैटलाइज्ड फ्यूजन है, उस तरह के रहेंगे जो हमारा टाइम ऑफ ट्रैवल, चाहे वो मंगल ग्रह हो या दूसरे सोलर सिस्टम के ग्रह हों, उनके उपग्रह हों, उनके मून हों, या फिर एक्सोप्लैनेट तक ही जाने के लिए। तो ये नई जनरेशन के लिए काफ़ी एक्साइटिंग और चैलेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ और एसोसिएटेड जो इसके साथ साइंस है वो रहती है। तो इस के साथ मैं अपने व्याख्यान को विश्राम देता हूँ।